बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नाम का एक सुंदर गांव था। यहाँ के लोग बहुत होशियार और चालाक थे। इसी गांव में राजू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सीमा और 2 बेटे सोनू और मोनू थे। अरे जी सुनते हो, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ पिताजी, माँ ठीक कह रही हैं। चलो ना पिताजी, मजा आएगा। अच्छा ठीक है बाबा, चलते हैं। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदी और सुंदर दृश्य देखे। सबने खूब आनंद लिया। वापस लौटते वक्त राजू ने एक सुंदर गाय देखी। अरे पिताजी देखो, वो गाय कितनी सुंदर है। हाँ पिताजी, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? चलो ठीक है, इसे घर ले चलते हैं। गाय को घर लाते हैं और उसका नाम गौरी रखते हैं। गौरी बहुत चारा खाती थी, लेकिन उतना ही ज्यादा दूध भी देती थी। राजू दूध बेचकर अच्छा धन कमाने लगा। गांव वाले यह देखकर चकित थे। कहो मित्र, देखो ना राजू को कितना धन कमा रहा है। हाँ भाई, ये सब उस चमत्कारी गाय की वजह से है। वो बहुत दूध देती है। तो क्यों ना हम उस गाय को चुरा लें? सही कहा, आज रात ही चोरी करेंगे। दोस्त, रस्सी लाई है ना? हाँ लाई है, चलो जल्दी करो। दोनों धीरे से गौरी को बांधकर चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। अरे सीमा, गौरी कहाँ गई? वो तो यहाँ बंधी थी। क्या हमारी गौरी चोरी हो गई? पिताजी मायूस मत होइए, चलो थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। साहब, मेरी गाय चोरी हो गई है। चिंता मत करो, तुम्हारी गाय जरूर मिलेगी। सभी गांव वालों को बुलाओ जिनके पास गाय है। सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। राकेश और सुरेश भी शामिल होते हैं। बोलो, किसने बंटू, मेरा मतलब राजू की गाय चुराई है? साफ साफ बताओ, नहीं तो सब जेल जाएंगे। दोस्त, कहीं पुलिस हमें न पकड़ ले। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जो भी चोर है सरेंडर कर दे। ठीक है, अब मैं हर एक को एक लकड़ी दूंगा। जिसकी लकड़ी कल 2 इंच बढ़ जाएगी वही चोर होगा। सब इसे घर ले जाओ और कल वापस लाओ। अगर हमारी लकड़ी सच में बढ़ गई तो? अरे बेवकूफ, हम लकड़ी को 2 इंच काट देंगे ताकि वो बड़ी हुई ना लगे। दोनों हंसते हैं और लकड़ी काट देते हैं। लाओ, सब अपनी अपनी लकड़ी दिखाओ। सब दिखाते हैं। 2 लकड़ियां छोटी होती हैं। पकड़ो इन्हें, यही दोनों चोर हैं। नहीं साहब, हम निर्दोष हैं। वो कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने झूठ बोला था, बस तुम्हें डराने के लिए। अब तुम्हारे डर ने ही तुम्हें पकड़ा लिया। राजू को उसकी प्यारी गाय गौरी वापस मिल गई। दोनों चोर जेल चले गए। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। ये कहानी सूरजपुर गांव की है, जहां भीम नामक एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास एक बकरी, 2 गायें, एक झोपड़ी और 1 बीघा जमीन थी, जिस पर भीम मेहनत से खेती किया करता था। अरे भीम, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत में आग लग गई है। सुभाष की यह बात सुनकर भीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जल्दी से अपने खेतों की ओर भागता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे भीम, अपने आप को संभालो। गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि क्या कर सकते हैं। इस बार गर्मी के कारण कई खेतों में आग लग चुकी है। अरे भाई, क्या संभालूं मैं अपने आप को? इस बार कर्ज वाले को पैसा कैसे चुकाऊं? उसे तो किसी हालत में अपना पैसा चाहिए। अरे भीम भाई, तुम्हारे पास तो कोई कर्ज नहीं था, तो तुम किस कर्ज की बात कर रहे हो? अरे भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी माँ को शुरू से ही तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा थी। इसलिए मैंने उन्हें इस साल तीर्थ यात्रा पर भेज दिया और गांव के जमींदार से कर्ज लिया। सोचा था कि इस बार की फसल से जमींदार को कर्ज चुका दूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और भीम की माँ बीमार हो जाती है। बेटा, अब मेरी तबीयत सही नहीं है और जब से अपनी फसल में आग लगी है
तब से तुम बहुत दुखी रहने लगे हो। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। माँ, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन बाद जमींदार को उसका पैसा लौटाना है और घर में एक पैसा भी नहीं है और आपकी तबीयत भी सही नहीं है। अरे बेटा, तुम दुखी मत हो। तुम अपनी बकरी को बेच दो, हम बिना दूध पिए ही रह लेंगे। तुम उसे बेच दो ताकि जमींदार का कर्ज चुका सको और बचे हुए पैसों से मेरे लिए दवाई ले आना। हाँ माँ, अब मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा कहकर भीम बकरी को बेचने के लिए निकल पड़ता है। उसकी बकरी गांव में कोई नहीं खरीदता। वह गांव के बाहर वाली सड़क पर खड़ा हो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहां पर एक आदमी आ जाता है। अरे भाई, क्या तुम अपनी बकरी को बेच रहे हो? जी हाँ, मैं अपनी बकरी को बेचना चाहता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? क्या आप मेरी बकरी को खरीदना चाहते हैं? मैं कसाई हूँ, मुझे बकरी की तलाश थी। तो तुम बताओ, तुम्हें अपनी बकरी की क्या कीमत चाहिए? भीम को जैसे ही पता चला कि ये कसाई है, वह डर गया। वहां से जाते हुए उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा, सुनिए मालिक, आपको बकरी खरीदनी है क्या? अरे भाई, मैं तुम्हारी बकरी खरीद लूंगा। तुम अपना दाम बताओ। कहाँ से लाए हो तुम अपनी बकरी? क्या नाम है तुम्हारा? और क्या तुम्हारी बकरी दूध देती है? जी मालिक, मेरा नाम भीम है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरी बकरी एक समय में 3 किलो दूध दे देती है और बहुत सीधी है। मुझे अपनी बकरी के 1000 रुपये चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 500 रुपये ही दे सकता हूँ। दोनों में काफी देर तक मोल भाव चलता रहा। भीम को पैसों की बहुत जरूरत थी। मालिक, आप मेरी बकरी के साथ 100 रुपये दे दीजिए। अरे भाई, मैं तुम्हारी बकरी के 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, मुझे माफ करना, मैं अपनी बकरी तुम्हें नहीं बेच सकता। भीम की यह बात सुनकर कसाई वहां से चला गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। वो तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे दे रहा था, फिर भी तुमने उसे अपनी बकरी क्यों नहीं दी? क्योंकि आप तो इस बकरी को पालेंगे और इसकी सेवा करेंगे, लेकिन वो तो कसाई था, इसलिए मैं उसे 1000 रुपये में भी अपनी बकरी नहीं देता। सच कहूं तो आप बिल्कुल सही समय पर आ गए, वरना मुझे अपनी बकरी कसाई को देनी पड़ती। मैं बहुत मुश्किल में हूं, इसलिए बकरी बेचने निकला हूं। इसे मैंने बहुत प्यार से पाल पोष कर बड़ा किया है, तो कैसे कसाई को सौंप दूं? सत्यवान ने भीम की बातें सुनी और मन ही मन सोचा, गरीब लोग वाकई में सच्चे होते हैं। ये व्यक्ति अपनी बकरी से कितना लगाव रखता है। बड़े बड़े लोग भी लालच में आकर कसाई को बेच देते, लेकिन ये घाटा उठाकर भी अपनी बकरी बचा रहा है। मालिक, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? मालिक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस गांव में आपको पहली बार देखा। मैं पास ही के गांव नारायणपुर में रहता हूँ। मेरा नाम सत्यवान है और मैं एक व्यापारी हूँ। मैं गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम करता हूँ। लेकिन मालिक, पैसों की जरूरत तो अमीर लोगों को भी होती है। अमीर लोगों को रुपया देने से अच्छा तो दान कर देना है। उनके पास रुपया लेते समय बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपया हाथ में आते ही सब गायब हो जाती है। उन पर कानूनी कार्रवाई का भी असर नहीं पड़ता, जबकि गरीब आदमी हर हाल में अपना पैसा ब्याज सहित लौटा देता है। चलो, अब तुम बकरी को मेरे घर तक छोड़ दो, ताकि तुम्हें मेरे घर का भी पता चल जाए, और कभी तुम्हें अपनी बकरी याद आए तो तुम मिलने आ जाना। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग नारायणपुर पहुंच जाते हैं। सत्यवान सेठ ने भीम को पैसे दिए। भीम ने अपनी बकरी को प्यार भरी आंखों से देखा और कहा, मालिक, आपसे एक और प्रार्थना है कि आप इसे मारना पीटना मत कीजिए। ये कहकर भीम वहां से चला गया और अपने गांव पहुंचकर जमींदार को उसका सारा पैसा लौटा दिया। लेकिन अपनी माँ की दवाई के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। बेटा, मेरे लिए किसी तरह दवाई ले आओ। मैं तुम्हें इस दुनिया से छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन भीम के पास 1 रुपया भी नहीं था। वह माँ को खोना भी नहीं चाहता था। जिसके बाद वह बिना कुछ बोले बाहर आकर चारपाई पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं किसी से उधार ले लूं? कुछ पैसे इस बार दे दूंगा और कुछ अगले साल चुका दूंगा। लेकिन उधार किससे लूं? माँ को ठीक करने के लिए कम से कम 500 रुपये चाहिए। यहाँ के जमींदार तो गरीब लोगों को ब्याज में ही मार देते हैं। इससे अच्छा तो मैं सेठ सत्यवान के पास ही चला जाऊं। सुना है वह वादे पर ही पैसे लेते हैं और हिसाब साफ रखते हैं। इसके बाद भीम सेठ सत्यवान के पास पहुंचता है। मालिक, मेरी आपसे एक विनती है, आप मुझे 500 रुपये कर्ज के रूप में दे दीजिए। तुम्ही ने मुझे वह बकरी बेची थी ना? रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपये लेता हूँ। अगर वादा पूरा नहीं किया तो मैं जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। बताओ,
कब तक रुपए वापस दोगे? मालिक, आप 1 साल का समय रख लीजिए। देखो भीम, अगर तुमने 1 साल में रुपए ना लौटाए तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा। मालिक, आप उस बात की चिंता मत कीजिए। सेठ सत्यवान ने भीम को पैसे दे दिए। भीम वहां से दवाई लेकर अपने घर पहुंच गया और फिर 1 साल बीत गया। भीम अपने चारपाई पर बैठा था। वह बहुत ही उदास दिख रहा था और वह बहुत ही गहरी सोच में था। हे भगवान, अब क्या होगा? सेठ सत्यवान को तो उसके पैसे चाहिए और 1 साल बीत भी गए और इस बार भी खेती से अच्छा मुनाफा नहीं हो पाया है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। एक काम करता हूं, मैं सत्यवान सेठ के पास जाकर उनसे थोड़ी और मोहलत मांग लेता हूं। क्या पता उनको मेरे पर दया आ जाए और वह मुझे पैसे चुकाने के लिए कुछ और समय दे दे। ऐसा सोचकर भीम सत्यवान सेठ की घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर भीम की मुलाकात एक आदमी से होती है। वह आदमी भीम से कहता है, अरे भाई, क्या तुम मेरी एक मदद कर दोगे? ये लकड़ी का गठन मेरे घर तक पहुंचा दोगे? दरअसल मेरा मजदूर ये लकड़ी का गठन उठाने के लिए आने ही वाला था, परंतु वह यहां आ नहीं सका। तुम मेरी मदद कर दो। तुमको जो चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। एक इंसान ही तो इंसान के काम आएगा। चलिए बताइए, आपका घर कहाँ है? मैं आपके इस लकड़ी के गट्ठर को वहां पहुंचा देता हूँ। इसके बाद भी उस आदमी के साथ उसके घर पहुंचता है। अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम काम क्या करते हो? मेरा नाम भीम है। मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। करने को तो इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास छोटा सा एक खेत था जिसमें मैं अनाज उगाकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। परंतु जब से मेरी फसल में आग लग गई है, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ पड़ा है और मैं इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। अरे भाई, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु अब तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे देता हूं और तुम्हें मैं 2 एकड़ जमीन भी दे रहा हूं ताकि तुम उस पर खेती कर सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेरी माँ की इलाज एक अच्छे अस्पताल में कराऊंगा। इसके बाद भीम सेठ सत्यवान के सारे कर्ज चुका देता है और मेहनत से खेती करने लगता है। पूरे गांव में भीम की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होती है।